Hello, students. I am again back with part 3 of chapter number 4, the Mauryan Empire. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with extent of Ashok's empire. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था, कितना फैला हुआ था, क्या उसकी एक्सटेंट थी। तो क्या पढ़ना है? एक्सटेंट ऑफ अशोक्स एम्पायर। बेटा जैसे ही अशोक ने कलिंग को जीता तो अशोक का जो एरिया था, अब उसका हम एक्सटेंट पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक था। तो देखो, कलिंग जीतने के बाद अशोक का जो एम्पायर था नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट होगा, कहाँ से? हिंदू कुश से। ठीक है, तो साउथ में ये कहाँ तक पहुँचेगा? रिवर पेन्नार तक। इसमें कुछ पार्ट्स नेपाल का भी था नॉर्थ में। ठीक है, सो हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट से अशोक का एम्पायर शुरू होता है, साउथ में कहाँ तक जाता है? पेन्नार रिवर तक। इसमें नेपाल के भी कुछ पार्ट इंक्लूडेड हैं नॉर्थ में। इसके अलावा काबुल, हेरात, कांधार प्रोविंसेस भी हैं जो आज इंडिया की बाउंड्री के बहुत बाहर है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, कि मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। पैन इंडिया कैरेक्टर, वो मौर्यन एम्पायर जिसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो बहुत विस्तृत था, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पर उसका कैरेक्टर कैसा था बेटा? ऑल इंडिया। ठीक है, सेल्यूकस जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया तो चंद्रगुप्त को वो सारी टेरिटरीज भी मिल गई जो सेल्यूकस के पास थी, जैसे काबुल, कांधार, हेरत, बलूचिस्तान। ठीक है, और ये मौर्यन एम्पायर के साथ कब तक रही? लीड चंद्रगुप्त मौर्य ने थी, और कब तक रही? अशोक के टाइम तक रही, जब तक अशोक का रूल रहा, जब तक ये एम्पायर इंटैक्ट रहा। ठीक है, तो वो एरिया जिसको अक्वायर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको कंटिन्यू किया बिंदुसार ने और फिर अशोक ने। बेटा हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि जब बिंदुसार का रीन था, जब बिंदुसार का रोल चल रहा था, जब तक्षशिला में बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे थे, तो वहाँ पहुँचे अशोक और अशोक ने सारे रिवोल्ट्स को काइंड अप किया, ख़त्म किया। ठीक है, फिर बिंदुसार ने जब अपने एम्पायर को साउथ इंडिया पर भी एस्टेब्लिश कर लिया था बेटा, तब तक इंडिया का कोई ऐसा किंग था ही नहीं जिसने पूरे इंडिया पे रूल किया हो, पर वो कर दिखाया किसने? बिंदुसार ने। और बेटा ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट ईयर्स कहाँ स्पेंड किए थे? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जब जैनिज्म को एम्ब्रेस किया, अपना राजपाट बिंदुसार को दे दिया, और उसके बाद जब वो गए तो वो कहाँ पर रहे बेटा? श्रवणबेलगोला में रहे। ठीक है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटका में। और बेटा इनका कर्नाटका में रहना इस बात की गवाही देता है बेटा, पर्याप्त सबूत देता है कि मौर्यन एम्पायर ऑल इंडिया कैरेक्टर का था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चीफ एडवांटेजेस पैन इंडियन कैरेक्टर के, कि कैसे मौर्यन एम्पायर के रूल्स रेगुलेशंस पूरे इंडिया में चलते थे। इन्होंने लगभग पूरे इंडिया के ऊपर अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। पहला, इट मार्क द एंड ऑफ स्मॉल स्टेट्स। बेटा जितने भी छोटे 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 राज्य थे उनको ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्रिएट की, है ना, स्मॉल स्टेट्स गए। दूसरा, ट्रेड लिंक्स बना पाए ये फॉरेन कंट्रीज से, नहीं तो छोटे छोटे राजा ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, पर वो कर दिखाया मौर्यन एम्पायर ने कि अब इनकी ट्रेड लिंक्स थे डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से। जब पूरे इंडिया पे इनका रूल एस्टेब्लिश हो गया, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो गई, तो इस तरीके से इंडिया बहुत स्ट्रांग बना इनके रीन में, और मौर्यन किंग्स ने फॉरेन एग्रेशंस को भी सक्सेसफुली फेस किया। बहुत ऐसा नहीं था कि उस टाइम में फॉरेन एग्रेशन नहीं हो रहे थे, पर यहाँ पर जो अथॉरिटी बैठी थी वो उनके साथ प्रॉपरली डील कर पा रही थी। बेटा जब अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली, जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया, तो जो एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट था, वॉर था, वो अब होता है ख़त्म। इससे मौर्यन किंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि अब मौर्यंस को लड़ना नहीं है। कलिंग जीत के बाद इन्होंने, अशोक ने तो लड़ने से मनाही कर दिया था, तो अब इनका पूरा ध्यान था सोसाइटी के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर, और इस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कहाँ पर? मगध में। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने चाणक्य के गाइडेंस में फाउंडेशन रखा प्रॉपर एक बहुत ही एलॉबरेट एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का।
ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि प्रशासन कैसे होना चाहिए, एक रूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो चाणक्य ने गाइड किया और मौर्य ने इस सिस्टम को बनाया, एक बहुत ही प्रॉपर एलाबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य ने लिखी थी बुक अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल को, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने भी इसी सिस्टम को कंटिन्यू किया। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने, सेम सिस्टम को अडॉप्ट किया। अशोक ने कुछ चेंजेस किए जो ज़रूरी थे टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, नेसेसिटेड बाय द चेंज ऑफ आर्ट आफ्टर कलिंग वॉर। ठीक है, कलिंग वॉर के बाद अशोक ने जरूर कुछ चेंजेस किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अदरवाइज चाणक्य जो बनवा के गए थे चंद्रगुप्त से, उन्हीं को फॉलो किया बिंदुसार ने। अप टू सम एक्सटेंट अशोक ने भी उन्हें फॉलो किया, बाद में जाके थोड़ा बहुत चेंज किया। बेटा अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन वो चेंजेस जो अशोक ने किए। तो अशोक ने एक फिफ्थ प्रोविंस को ऐड किया अपने एग्जिस्टिंग प्रोविंस के साथ। पहले 4 प्रोविंसेस हुआ करते थे, फिफ्थ प्रोविंस बनाया किसको, कलिंग को, और इसका कैपिटल किसको बनाया, तोशाली को। तोशाली बनी कैपिटल और नया प्रोविंस, फिफ्थ प्रोविंस जुड़ गया जिसका नाम था कलिंग। फिर सेकेंड, जो मौर्यन सेंट्रलाइज्ड मॉनर्की था, अब वो पैटर्नल डेस्पोटिज्म बना अंडर अशोक। एक एडिक्ट में अशोक ने लिखा है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, कि भाई जितने भी मेरे सब्जेक्ट है, जो प्रजा है, मेरे बच्चे हैं। मतलब अशोक अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह इंपॉर्टेंस देते थे, अपने बच्चों की तरह समझते थे। तो मौर्यन सेंट्रलाइज्ड मॉनर्की जो थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, पैटर्नल डेस्पोटिज्म में। अशोक ने जो रिगरस प्रैक्टिसेस होती थी उन्हें और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी, जो बहुत ही बारीकी से बनी हुई जो प्रैक्टिसेस थी, जिनमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, उनको सिंप्लीफाई किया किसने, अशोक ने, जो किससे जुड़ी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी। रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्रॉप कलेक्शन, टैक्स लगाना, क्रॉप कलेक्ट करने का जो मेथड था उसे बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई पूरे एम्पायर में। ठीक है, पूरे साम्राज्य में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई। अशोक ने अपॉइंट करना स्टार्ट किया महामात को, जिन्हें क्या कहा जाएगा अगर आज की डेट में हम देखें तो गवर्नर्स। ठीक है, अशोक ने अपॉइंट किया महामात को, गवर्नर बनाया, जो अशोक का सब्जेक्ट था, जो प्रजा थी, जो जनता थी, उसके वेलफेयर के बारे में ही सोचते थे। ठीक है, अशोक ने अपॉइंट किया किसको, महामात्य को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गवर्नर्स। किसके लिए अपॉइंट किया कि भैया आपका एक ही काम है, इस प्रजा की रक्षा करो, उनके कल्याण के बारे में सोचो। मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 2 डिवीजन में बटा हुआ था, एक था सिविल और दूसरा था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हम सिविल को पढ़ेंगे। तो बेटा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके 2 मेन डिवीजन थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो मौर्यन गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, उससे मैनेज करते थे बहुत सारे ऑफिसर्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रैंक थी। किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी रहती थी, है ना, और इसका जो थ्रोन होता था, जो तख्त होता था, ताज होता था, सिंहासन होता था, वो हेरिडेटरी होता था, मतलब राजा के बाद राजा के बेटे को ही मिलेगा। सुप्रीम जज भी राजा ही होते थे। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहते थे और उन्होंने इंडिका में लिखा भी है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑफिशियल्स वर देयर who were having different ranks. King were holding supreme authority. He was also worked as supreme judge. मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा है, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में प्रशासन कैसा था, इसको किसने भी लिखा है, चाणक्य ने लिखा है अपनी बुक अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो अगर आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है तो चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो, मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ सकते हो। अशोक ने कुछ चेंजेस लेके आए थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ठीक है, जो सिस्टम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, अशोक ने उसमें स्लाइट चेंजेस किए थे। अशोक ने महामात्र को अपॉइंट करना चालू किया, गवर्नर्स को अपॉइंट किया, जिससे लोगों का जो भलाई है, जन कल्याण है, वो प्रॉपर होता रहे। सेंट्रल लेवल पे जो राजा होते थे उन्हें असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं।
ठीक है। तो अशोक के टाइम पे भी प्रॉपर मंत्री परिषद होते थे मौर्यन एम्पायर में, मतलब भले वो चंद्रगुप्त का टाइम हो, अशोक का हो, बिंदुसार का, प्रॉपर एक मंत्री परिषद होता था जो राजा को टाइम भी गाइड करता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशंस देता था। ओके। और इसको हेड करते थे प्राइम मिनिस्टर। हर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता था एक डिपार्टमेंट के लिए। हर मिनिस्टर्स को इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज अलॉट होते थे, एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। द काउंसिल ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था बेटा, उसमें चीफ पुजारी भी इन्वॉल्व होता था, जिसे कहा जाता था पुरोहित। सेनापति होता था जो राजा को वॉर और पीस के मैटर में इंफॉर्मेशन देगा। सेनापति का काम क्या होगा? वॉर और पीस की इंफॉर्मेशन देना। पुरोहित पूजा पाठ और दूसरे कर्मकांड करवाता था। ट्रेजरर मतलब बूटीज खजाने का जो देख रेख करता था, उसे क्या कहते थे? सनिदत्त या समहर्थ। ठीक है, दो नामों से जाना जाता था ट्रेजरर को, जिसके पास खजाने की जिम्मेदारी होती थी, सनिदत्त और समहर्थ। ठीक है, द टैक्सेशन एक्सपर्ट। दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी होते थे, जैसे अकाउंटेंट जनरल होता था, एक इंचार्ज एग्रीकल्चर के लिए होता था, माइंस के सुपरिटेंडेंट होते थे, पोर्ट के सुपरिटेंडेंट होते थे, कॉमर्स का कंट्रोलर होता था, सुपरिटेंडेंट होते थे वेट एंड मेजरमेंट के। तो ऑल इन ऑल सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर बनी हुई थी। अगर हम प्रोविंशियल की बात करें, प्रोविंसेस की बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, तो अशोक ने अल्टरेशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं चेंज किया था। अशोक मेड अल्टरेशन ओनली इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अशोक ने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज किया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नहीं किया था। इनके ग्रैंडफादर के टाइम 4 प्रोविंसेस हुआ करते थे, पर अशोक ने एक प्रोविंस और जोड़ लिया था जिसका नाम था कलिंग। अब हम 5 प्रोविंसेस को देखेंगे। मगध, पाटलिपुत्र जिसका कैपिटल था गांधार, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, जिसका कैपिटल था तक्षशिला। अवंती ईस्टर्न प्रोविंस था, उज्जैन इसकी कैपिटल थी। सदर्न प्रोविंस में स्वर्णगिरी आता था, और कलिंग तोशाली। ठीक है, तो ये 5 प्रोविंस हैं अशोक के टाइम के। मगध, गांधार्य, अवंती, सदर्न प्रोविंस, कलिंग, कैपिटल थी पाटलिपुत्र किसकी? मगध की। तक्षशिला गांधार की। उज्जैन किसकी कैपिटल थी? अवंती की। स्वर्णगिरी सदर्न प्रोविंस, और तोशाली कलिंग की कैपिटल थी। ठीक है बेटा, हर प्रोविंस का जो हेड होता था उसे कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे। जो प्रिंसेस होते थे उन्हें ही अपॉइंट किया जाता था इस पोजीशन के लिए। अशोक के टाइम में कुमार को असिस्ट करते थे गवर्नर्स, महामात्र। कुछ रॉक और पिलर एडिक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार अशोक महामात्र के अलावा दूसरे ऑफिसर्स को भी रखता था, उन्हें भी एक्टिव पार्ट देता था एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस के। देखो, एक तो वहाँ पर आर्यपुत्र होगा, कुमार तो होगा ही होगा, साथ ही साथ गवर्नर होगा जिसे महामात्र कहा गया, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर होते थे। प्रदेशिका का काम होता था टैक्स कलेक्शन का। राजुका दूसरे फंक्शंस करता था, जैसे आज का तहसीलदार जो काम करता है उस टाइम राजुका करता था, या रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर के जो काम होते थे उस टाइम में कौन करता था? राजुका। द युक्त वॉज द ट्रेजरर, और युक्त कौन होता था? ट्रेजरर, खजांची। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो जितने भी प्रोविंसेस होते थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में, जनपद्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसे देखते थे प्रदेशिका, राजुक और युक्त। सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, जो कैपिटल हुआ करती थी प्रोविंसेस की, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, और जो हेड होता था सिटी का उसे बोलते थे नगर अध्यक्ष। क्या बोलते थे? नगर अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो कैपिटल प्रोविंसेस हैं जो अभी हमने पढ़ी, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था। जो सिटी का हेड होता था उसे नगर अध्यक्ष कहते थे। मेगास्थनीज के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का, जो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी, उसे एक कमेटी देखती थी, और उस कमेटी में कितने मेंबर्स होते थे? 30।
अगर हम रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू था वो चीफ सोर्स होता था इनकम का। बेटा पहले ज़मीनों से पहले कौन सी रेलवेज होती थी, बीएचईएल होती थी, गेल होती थी, तो पहले तो लैंड रेवेन्यू ही मेजर सोर्स होता था इनकम का। मौर्यन एम्पायर के साथ भी ऐसा ही था। तो लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था 1/6 से लेकर के 1/4 तक। ठीक है, आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 से लेकर के 1/4 तक आपको किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। दो टाइप के टैक्सेस होते थे, बली एंड भाग। बली एंड भाग, ठीक है, बली भाग दो टाइप के टैक्स होते थे। अशोक के एडिक्स पे प्रॉपरली मेंशन है। भाग डिवाइड किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, कैटल्स पे 1/6 के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ, शमशास्त्री, बाली वॉज अ रिलीजियस ट्रिब्यूट। तो बेटा विंसेंट स्मिथ के अकॉर्डिंग और शमशास्त्री के अकॉर्डिंग बाली जो था वो रिलीजियस ट्रिब्यूट था। तो मेन टाइप ऑफ टैक्स तो क्या ही होता था बेटा, भाग, ठीक है। बाकी बाली तो रिलीजियस ट्रिब्यूट था। टोल टैक्स भी लगाया जाता था, ठीक है, उन आइटम्स के ऊपर जो सेल के लिए लाए जाते थे। टैक्सेस लिकर पे भी लगाए जाते थे, लिकर शॉप जो दारू शराब की दुकानें होती थी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। गैमलिंग हाउसेस के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। कुछ टैक्स फॉरेस्ट और माइन से भी कलेक्ट किया जाता था। फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसमें कोशिश करता था स्टेट की वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे पाए अपने लोगों को, जैसे रोड बना पाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे पाए, हॉस्पिटल्स रहें, ठीक है, और दूसरे जो स्टेट के एक्सपेंसेस थे वो भी पूरे किए जाते थे इसी बाली और भाग के अमाउंट से, जो भी कुछ राजा को मिलता था। अब हम पढ़ेंगे बेटा द स्पाई सिस्टम। स्पाई बोले तो जासूस। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बढ़िया सा नेटवर्क बना रखा था जासूसों का, आज के मोसाद जैसे, आज के रॉ जैसे, है ना, बहुत ही बढ़िया सा नेटवर्क था। किसका? स्पाई का, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। स्पाइज अगेंस्ट द स्पाइज, जासूसों के ऊपर भी जासूस लगा रखे थे। ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स में जासूस काम करेंगे, जासूसों के ऊपर जासूस काम करेंगे। मोर देन वन एजेंट, एक से ज़्यादा एजेंट को कहा जाता था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिससे राजा दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच करके देखे सही है कि नहीं है। द किंग वॉज ऑलवेज केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द वर्किंग एंड ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करे, दूसरे मंत्री कैसे काम करें, राज्य में क्या चल रहा है, दूसरे राजा क्या कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्पाई सिस्टम को डेवलप किया गया था। अब हम देखेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी सी आर्मी को मैनेज कर रखा था, जिसमें इन्फेंट भी थे, मतलब पैदल पैदल चलने वाले जो सिपाही होते हैं, कैवलरी घुड़सवार, एलिफेंट्स मतलब हाथी पे सवार जो सैनिक होंगे, चैरियट मतलब रथ पे सवार। मेगस्थनीस ने बताया है कि जो मौर्यन आर्मी थी उसमें 6 लाख तो इन्फेंट्री थे, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 के करीब वॉर एलिफेंट थे, युद्ध के टाइम लड़ने वाले हाथी। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स, एक और सोर्स है वो बताता है कि 8,000 चैरियट से। जो चीफ वेपन हुआ करता था लड़ने के लिए वो होता था बोज, एरोज, शील्ड, स्वॉर्ड, तलवार, भाला, तीर, कमान, ठीक है, ये सब से लड़ते थे। फिर से ध्यान से सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बढ़िया सी आर्मी मेंटेन कर रखी थी, जिसमें इन्फेंट, कैवलरी, एलिफेंट हुआ करते थे, चैरियट हुआ करते थे, 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी घुड़सवार, 9,000 वॉर एलिफेंट हाथी पे सवार। और एक और सोर्स बताता है कि मौर्यन के पास तो 8,000 रथ थे, चैरियट्स थे। जो मेजर वेपन हुआ करते थे वो थे बॉ, एरो, शॉर्ट, शील्ड, तलवार, भाला, तीर, कमान। जो किंग होता था वो कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का। पूरी आर्मी मिलिट्री, पूरी की पूरी जो आर्मी थी वो अंडर थी किसके? मिलिट्री कमीशन के। किंग कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, और पूरी की पूरी जो आर्मी होती थी वो मिलिट्री कमीशन के अंदर होती थी। उस मिलिट्री कमीशन में 30 लोग होते थे। जो हमारे थे उन्होंने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रखी थी वो भी बहुत ही बढ़िया थी। जो सोल्जर्स होते थे उन्हें कैश में सैलरी दी जाती थी। जो मौर्यन किंग होते थे उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए थे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे, जहाँ पर ऐसा लगता था कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पर बड़े बड़े फोर्ट बना दिए थे, किलाबंदी कर दी थी, जिससे सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे एम्पायर की। तो किंग कमांडर इन चीफ होगा, पूरी आर्मी
30 मेंबर्स का जो मिलिट्री कमीशन होगा उसके अंदर आएगी। मौर्यन ने बढ़िया से फाउंडेशन रखा था, प्रॉपर पॉलिसी बनाई थी रिक्रूटमेंट की, सोल्जर्स को सैलरी कैश में मिलती थी। मौर्यन किंग जो थे उन्होंने किले बना दिए थे, किलाबंदी कर दी थी। कहाँ पर? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। अब हम पढ़ेंगे अशोक के धर्म को। बेटा प्राकृत वर्ड धम्म है, बाकी हमारा जो वर्ड है हिंदी संस्कृत का वो धर्म है ना। अशोक के धर्म को पढ़ेंगे, अब हम धम्म को पढ़ेंगे। तो कलिंग वॉर के बाद जो अशोक थे वो लोगों के राजा बन गए। उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया और अपने सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी इसे थोपा नहीं। ठीक है, कभी भी अपने सब्जेक्ट को नहीं कहा कि आप भी क्या बन जाओ, बुद्ध बन जाओ। वो चाहते थे कि बेटा अशोक चाहते थे कि उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनकी जो प्रजा है, वो धम्म की पॉलिसी को फॉलो करे, जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। जितने भी मेजर रिलीजियन हैं वर्ल्ड के, उनके जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स हैं, एक करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर बेस्ड हो, उस धर्म को उनकी जनता फॉलो करे। अगर हम धम्म की बात करें, द धम्म एज डिस्क्राइब्ड इन अशोक्स एडिक्ट, अशोक के एडिक्ट में धर्म का क्या लिखा है? इज नॉट अ रिलीजियन और रिलीजियस सिस्टम, ना ही तो ये धर्म है और ना ही तो ये धार्मिक कोई सिस्टम है, बट मॉरल लॉ है। ठीक है, नैतिक नियम कानून है, एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल ऑर्डर है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि अशोक का जो धर्म था वो क्या धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था, तो बोलना बिल्कुल नहीं। ये थे मॉरल लॉज, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल ऑर्डर्स, विच इज़ अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल रिलीजन, जहाँ पर सारे धर्म के लोग आकर के एक चीज़ के लिए हाँ बोल दें। ये मॉरल लॉज थे, ठीक है, जिनका धार्मिक विधान से कोई लेना देना नहीं था। अब हम धम्म के सिद्धांतों की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। बेटा अशोक का जो धर्म था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे, अब हम वो पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर चिल्ड्रंस, बड़ों को रेस्पेक्ट दो, बच्चों को प्यार दो। बड़ों को रिस्पेक्ट, बच्चों को प्यार। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है, किसी को मारो पीटो नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, अहिंसा पे ध्यान दो। अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब आपके कर्म अच्छे होंगे, गुड कर्म होंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी नेक्स्ट बर्थ में। इस जन्म में तो मिलेगी मिलेगी, आने वाला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। उन्होंने लोगों को पढ़ाया कि सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ भी हो, आपको सबको रिस्पेक्ट करना है। और इन्होंने एम्प्टी रिचुअल्स, वो सारे रीति रिवाज जिनका कोई मतलब नहीं निकलता था, उन सबको डिसअप्रूव किया है। अब अशोक के धम्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ऑन अशोक इम्पीरियल पॉलिसी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस यूनिटी। जो लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे वो एम्परर की पॉलिसी से रिलीजियस टॉलरेंस सीख गए थे। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहना। वो एक दूसरे के धर्म को मानने लग गए थे, समझने लग गए थे, हेट्रेड नहीं थी सोसाइटी में। मॉरल वैल्यूज़, पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धर्म स्टार्टेड लिविंग अ मॉरल लाइफ। वो लोग जो धर्म को जानने लग गए थे, समझने लग गए थे, वो एक मॉरल लाइफ को जीने लग गए थे। किसी को मारते पीटते नहीं थे, अहिंसा नहीं करते थे, अच्छे कर्मों पे ध्यान देते थे, ठीक है, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। देन एंड ऑफ क्राइम, जो अशोक की पॉलिसी थी अहिंसा की, उसका बहुत ग्रेट मॉरल इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा। चोरी डकैती क्राइम सब बंद हो गए, ठीक है, मतलब इतना अच्छा हो गया सब कुछ कि चोरी वोरी कोई करता ही नहीं था, डकैती कोई करता नहीं था, कोई भी क्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? अब क्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब सारे क्राइम बंद हो गए, सारी चोरी डकैती सब कुछ बंद हो गया। पब्लिक वेलफेयर, विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स हैविंग कम टू एन एंड, जैसे ही युद्ध करने को मना कर दिया अशोक ने, किसी और एक टेरिटरी को जीतने से मना कर दिया, तो राज्य में वैसे ही पीस आ गया। अशोक का जो धर्म था उसने ऑफिशियल्स को हेल्प किया कि वो पब्लिक वेलफेयर करें, पब्लिक वर्क स्कीम्स लाएं, लोगों की मदद करें, जन कल्याण करें। इससे सोसाइटी में, इनके समाज में, इनके रीन में, इनके रूल में बहुत ज़्यादा क्या आ गई, प्रॉस्पेरिटी, और लोग एक पीसफुल लाइफ को जीने लग गए। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. One more thing बेटा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए वीडियो फॉर्मेट में, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन।